देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन? व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन कि जब एक पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, जब एक पार्टनरशिप क्लोज किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कि जब पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके पार्टनर्स जब डिसाइड करते हैं कि हमें पार्टनरशिप फर्म को क्या करना है, क्लोज करना है, तो जब पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन। एक होता है आपका फर्स्ट इज योर सिंपल डिसोल्यूशन। फर्स्ट इज योर सिंपल डिसोल्यूशन, जहां पे सारे पार्टनर आपस में म्यूचुअली बैठ के डिसाइड करते हैं। म्यूचुअली क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें अब आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखना और फर्म को क्या होता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो उसको अपन सिंपल डिसोल्यूशन या म्यूचुअल डिसोल्यूशन बोलते हैं कि पार्टनर ने आपस में मिलकर सबने बैठ के डिसाइड करा कि अब आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना, आगे बिजनेस को अब क्या करना है, क्लोज करना है, तो उसको अपन सिंपल डिसोल्यूशन बोलते हैं। सेकेंड इज अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन इन केस ऑफ इनसॉल्वेंसी ऑफ वन और मोर पार्टनर। इन फ्यूचर अगर कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर क्या हो जाए, इनसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कोई भी एक या एक से ज्यादा पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाए, तो एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अगर आपका कोई भी पार्टनर, अगर जितने भी आपके पार्टनर हैं उनमें से अगर कोई भी पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। एंड थर्ड होता है कि आपके जितने भी पार्टनर हैं वो सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गए, तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंसी ऑफ फर्म। तो जब सारे पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। और लास्ट है आपका पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जहां पे अपन धीरे धीरे क्या करते हैं, असेट्स को सेल करते रहते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे धीरे धीरे फर्म की लायबिलिटीज को पे करते जाते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, क्लोज हो जाती है। अभी अपन को केवल फर्स्ट टाइप का 12th क्लास में केवल फर्स्ट टाइप का डिसोल्यूशन अपन पढ़ेंगे, जैसे डेट इज अकाउंटिंग फॉर सिंपल डिसोल्यूशन, कि जब पार्टनर आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके जब पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं तो अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि जब पार्टनर्स आपस में म्यूचुअली डिसाइड करके जब पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करते हैं, जब एक पार्टनरशिप फर्म का म्यूचुअल डिसोल्यूशन होता है तो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या उसकी अकाउंटिंग की जाती है वो अपन यहाँ पे अब डिस्कस कर रहे हैं। राइट, देखो जैसे सपोज करो जैसे सपोज करो आपकी ये बैलेंस शीट है, आपकी ये बैलेंस शीट है, इसमें दो साइड होती हैं, लायबिलिटीज और असेट। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड हो गई, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ये आपकी पार्टनरशिप फर्म की एक बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको फिक्स्ड असेट्स गिवन है, फिक्स्ड असेट्स आपको दे रखे हैं, फिर आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है, उसके बाद आपको करंट असेट्स गिवन है, करंट असेट्स आपको दे रखे हैं,
फिर यहाँ पे आपको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है। जनरली ये जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है उसके अंदर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है। कई बार इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट गिवन है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है। उसके बाद यहां पे आपको कोई रिजर्व दे रखा है, यहां पे क्या दे रखा है, आपको रिजर्व दे रखा है। फिर यहां पे सपोज करो आपको कोई लोन दे रखा है। फिर यहां पे आपकी कोई करंट लायबिलिटी है और कोई प्रोविजन आपको दे रखा है, ठीक है। ये सपोज करो एक पार्टनरशिप फर्म की ये बैलेंस शीट है। अब इस पार्टनरशिप फर्म का क्या हुआ, डिसोल्यूशन हो गया। पार्टनरशिप फर्म का क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया। पार्टनर से म्यूचुअली डिसाइड करा कि पार्टनरशिप फर्म को अब क्या करना है, क्लोज करना है। तो डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जितने भी आपके असेट और लायबिलिटीज अकाउंट हैं, सबसे पहले इन सारे असेट और लायबिलिटीज अकाउंट को अपन क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो उसको, इन सारे असेट और लायबिलिटीज अकाउंट को क्लोज करने के लिए अपन एक अकाउंट ओपन करेंगे जिसको अपन बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है, रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है फॉर क्लोजिंग ऑल असेट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है आपके नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है। दिस रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट नेचर। यहां लिखेंगे अपन पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखो, जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, एक मिनट, जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है, जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट है और करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स में कैश और बैंक को छोड़कर, करंट एसेट में कैश और बैंक को छोड़कर बाकी जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, इन सारे के सारे एसेट्स को बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू, इन सारे एसेट्स को अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू का ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। आई बात समझ में। सबसे पहला काम क्या करना है, अपन को करना क्या है, पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है तो अपन को पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना है, क्लोज करना है। तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए अपन ने एक तो ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, एक अपन ने बनाया ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज करो आपके दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो ये ए बी, पर्टिकुलर और एक अपन बनाएंगे कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इस बैलेंस शीट के सारे एसेट और लायबिलिटीज को क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट गिवन है और जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट में कैश और बैंक को छोड़कर इन सारे एसेट्स को अपन बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे। का ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। का ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे।
ये सब हमारे असेट्स हैं, और असेट के कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। तो इन सबको क्लोज करने के लिए इनको क्या करेंगे? क्रेडिट। तो इन सारे एसेट अकाउंट को क्लोज करने के लिए इनके बैलेंस को अपन कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में जो भी वैल्यू गिवन है उसी वैल्यू पे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू इन्वेस्टमेंट एंड टू करंट एसेट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू फिक्स एसेट, टू फिक्स एसेट, जितने भी फिक्स एसेट्स आपको गिवन है, ऑल फिक्स एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। फिर टू इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट के अंदर किसी तरह का कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है, दैट इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड जितने भी आपके करंट एसेट्स गिवन है, करंट एसेट्स में किसको छोड़ के? एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को छोड़ के जितनी भी आपके करंट एसेट्स हैं, ऑल करंट एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, कैश और बैंक को छोड़ के बाकी जितने भी आपके करंट एसेट्स हैं, ऑल करंट एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। अब किसको छुड़वाया मैंने आपसे? कैश और बैंक को। तो अब उसका यहां से अलग अकाउंट बनाओगे और यहां पे उसका बैलेंस लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो भी आपका कैश और बैंक का बैलेंस है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, वो आप इस कैश और बैंक अकाउंट में लिखोगे। उसके बाद अगर आपको ये दे रखा है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जिसके अंदर जनरली क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस और एडवर्टाइजमेंट एंड सस्पेंस, ऐसे ये गिवन होता है। तो ये जो भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर आपको गिवन है, इसको अपन क्या करेंगे? जो भी आपके पार्टनर्स हैं, ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे? इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो यहां पे आ जाएगा टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो इसको अपन क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जो भी इनका ओल्ड पीएसआर है, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर आपको कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दे रखा है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के अंदर क्या इंक्लूड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो आप उसको क्या करोगे? ऑल पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, राइट। तो अब इससे क्या हुआ? ये जितने भी आपके एसेट अकाउंट थे, सारे एसेट अकाउंट आपके क्लोज हो गए। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाओ। सबसे पहले आपको ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है। तो ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का आपका बैलेंस गिवन है, अब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी बैलेंस गिवन है ए बी का वो लिख देंगे। उसके बाद अगर बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अगर आपको कोई रिजर्व दे रखा है, सो दिस रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो भी रिजर्व आपको गिवन है, इस रिजर्व को अपन क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व। जो भी ए और बी का आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें ये रिजर्व क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसके बाद जितनी भी आपकी लायबिलिटीज बच गई, जितने भी आपके लोन है, करंट लायबिलिटीज है और प्रोविजन है, मतलब जितनी भी लायबिलिटीज अब बच गई, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी जितनी भी लायबिलिटीज अब बच गई, ऑल लायबिलिटीज आर ट्रांसफर, बाकी सारी लायबिलिटीज को अपन ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो भी इनकी वैल्यू है, उसी सेम वैल्यू पे हम सारी लायबिलिटीज को, जो भी अब लायबिलिटीज बच गई, ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था उसको तो कैपिटल अकाउंट में लिख दिया, ये जो रिजर्व्स थे उसको अपन ने पार्टनर्स में बांट दिया। अब जो लायबिलिटीज बच गई, अब जो रिमेनिंग लायबिलिटीज बच गई, इन रिमेनिंग लायबिलिटीज को अपन क्या करेंगे? बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में जो इनकी वैल्यू गिवन है
उसी वैल्यू पे सारी लाइबिलिटीज को हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, केवल एक चीज को छोड़ के, किसको, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर। क्या एंट्री होगी, ये लाइबिलिटीज हैं, इनके क्रेडिट बैलेंस हैं, तो इनको क्लोज करने के लिए इनको क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट, करंट लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लोन, कोई सा भी लोन हो आप यहां ट्रांसफर करेंगे, बाय करंट लाइबिलिटी, कोई भी करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है तो करंट लाइबिलिटी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, एंड बाय प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन अगर आपको गिवन है तो उस प्रोविजन को भी अपन यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ गई बात। तो जितने भी आपके लोन हैं, करंट लाइबिलिटीज हैं और प्रोविजन है, वो सब यहां से उठ के बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जो भी उनकी वैल्यू दे रखी है वो बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू कार्ड ट्रांसफर हो जाएंगे इधर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट मींस बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो अब उसको बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको गिवन है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है उसको आप कहाँ लिख देंगे, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। समझ में आ गई यहाँ तक की बात। जितने भी असेट्स थे वो कहाँ पहुंच गए, रियलाइजेशन में। असेट्स में किसको छोड़ के, कैश एंड बैंक को छोड़ के, कैश एंड बैंक अकाउंट नहीं जाएगा रियलाइजेशन में। कैश एंड बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो अपन कैश एंड बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर यहाँ पे आपको कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दे रखा है, जैसे यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा हो, कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा हो, तो उसको अपन क्या करेंगे, आपके जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डेबिट साइड में आ जाएगा टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। फिर लायबिलिटी साइड में जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया। अगर पार्टनर्स बैलेंस शीट में कोई रिजर्व आपको दे रखा है तो उस रिजर्व को अपन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है उसमें। उसके बाद जितना भी आपका लोन है, करंट लायबिलिटीज है, प्रोविजन है, करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी की बची हुई सारी लायबिलिटीज बैलेंस शीट में जो भी उनकी वैल्यू है उसी वैल्यू पे कार्ड ट्रांसफर हो जाएंगी, रियलाइजेशन अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर देंगे। तो इधर क्रेडिट साइड में आ गया बाय लोन, बाय करंट लायबिलिटी एंड बाय प्रोविजन, राइट। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो हम यहां लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस आपको गिवन है, राइट। ये सब करने के बाद, इतना यहां तक करने के बाद, अब बैलेंस शीट के नीचे क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे। सबसे पहले असेट्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा कि इस असेट को अपन ने इतने में सेल करा, इसको इतने में सेल करा, इसको इतने ज्यादा में सेल करा, इसको इतने कम में सेल करा। तो क्वेश्चन में नीचे बता रखा होगा कि इस असेट को आपने कितने रुपए में सेल करा। तो असेट को सेल करने की अब जर्नल एंट्री क्या पास होगी, असेट को सेल। अब देखो सारे असेट और सारे लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। अब जो भी करना है केवल इन तीन अकाउंट के थ्रू करना है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू और एक बैंक अकाउंट के थ्रू। बाकी अब सारे अकाउंट आपके क्लोज हो चुके हैं। अब आगे की जो भी अकाउंटिंग करनी है केवल इन तीन अकाउंट्स को यूज करके करनी है। तो क्वेश्चन में लिखा था नीचे कि इस एसेट को इतने में सेल करा, इसको इतने में सेल करा, इसको इतने ज्यादा में, इतने कम में सेल करा। तो असेट्स को सेल करने की एंट्री क्या होगी, असेट को सेल करेंगे पैसा आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट को सेल करने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट ये क्या आ गया आपका, सेल ऑफ असेट, जो असेट आपने बेचा। तो एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है आपका, सेल ऑफ असेट, जो भी असेट आपने बेचे उसको यहां पे अपन लिख देंगे। सिमिलरली अगर कोई असेट कोई पार्टनर असेट को टेक ओवर कर रहा है, नीचे दे रखा होगा एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट के नीचे इंफॉर्मेशन में
कि दिस एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, दिस एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, और साथ में उसकी वैल्यू भी बता रखी होगी किस वैल्यू पे लेके गया है। तो जो भी वैल्यू बता रखी है उस पर अगर पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करा है, एसेट टेकन बाय पार्टनर, जो भी एसेट पार्टनर ने लिया है वो उसकी वैल्यू, सपोज करो ए ने लिया है तो ए में लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट यहां पे अपन लिखेंगे एसेट टेकन बाय पार्टनर, जो पार्टनर एसेट ने टेक ओवर कर लिया। देखो इसमें दो चीजें हो सकती हैं, एक तो लिखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल A took over the furniture at 5,000, A took over the furniture at 5,000, तो उसकी तो एंट्री अपन क्या करेंगे, A's capital account debit to realization, A's capital account debit to realization, तो यहाँ पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन, जो जैसे 5,000 तो 5,000, और रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय A's capital, और इधर आ जाएगा 5,000। इसकी जगह एक और सेंटेंस लिखा होता है A took over the furniture for ₹5,000 for cash, क्या बोला मैंने, A took over the furniture for ₹5,000 in cash, तो इन कैश मतलब कि पार्टनर ने पैसा देकर, कैश देकर फिर एसेट को टेक ओवर करा है, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, उस कंडीशन में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि पार्टनर ने क्या करा, पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया और फिर एसेट को वो लेके गया है, तो एंट्री होगी क्या, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर सिंपल लिखा है कि पार्टनर टुक ओवर द एसेट, तो एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, मैंने ये आपको बताया कि पार्टनर एसेट को टेक ओवर कर रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है, एसेट को टेक ओवर कर रहा है, तो इसके अंदर दो केस बन सकते हैं। पहला केस क्या होगा, क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा पार्टनर टुक ओवर द एसेट एट ₹10 जो भी पैसा है, पार्टनर टुक ओवर, सपोज करो जैसे एग्जांपल लेता हूं, पार्टनर टुक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,000, पार्टनर टुक ओवर द, देखो लिख के बता देता हूं आपको, पार्टनर टुक ओवर, सपोज करो फर्नीचर ले रहे हैं, फर्नीचर फॉर ₹5,000, एक तो ये सेंटेंस हो गया, तो इसकी एंट्री तो आप क्या करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन एसेट टेकन, और रियलाइजेशन में आ जाएगा बाय एज कैपिटल एसेट टेकन। और सेकंड लाइन क्या लिखी होगी, पार्टनर टुक ओवर फर्नीचर फॉर ₹5,000 इन कैश, इन कैश, तो उस कंडीशन में एंट्री आप क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट। इस पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या है कि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया और पैसा देकर फिर फर्नीचर को टेक ओवर किया है, तो इस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब क्लियर है ये पॉइंट। अगर सेंटेंस लिखा है पार्टनर टुक ओवर द फर्नीचर वैल्यू ₹, इतना, तो एंट्री क्या हो गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर इस तरीके से लिखा है पार्टनर टुक ओवर द फर्नीचर फॉर ₹5,000 इन कैश, तो उस कंडीशन में इसका मतलब क्या है कि पार्टनर ने पहले पार्टनरशिप फर्म को पैसा दिया है, कैश दिया है, और फिर एसेट को टेक ओवर करा है, तो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नाउ क्लियर। नाउ सपोज करो कि क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनरशिप फर्म ने एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप फर्म ने क्या करा, अपनी किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए
अपनी किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए अपना कोई एसेट दे दिया उसको, जैसे क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स का सेटलमेंट कराने के लिए फर्नीचर दे दिया। तो अगर किसी फर्नीचर को आप दे रहे हो काय के लिए, किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए, यानी कोई भी एसेट अगर आप दे रहे हो काय के लिए, किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट करने के लिए, तो उसकी अपन कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। नो जर्नल एंट्री विल बी पास इफ असेट इज गिवन इन सेटलमेंट ऑफ सम लाइबिलिटी, देन इन दैट केस नो जर्नल एंट्री विल बी पास। केवल वो जो असेट, मतलब ये रियलाइजेशन में तो होगा ट्रांसफर, लेकिन उस सेटलमेंट की कोई एंट्री अपन पास नहीं करेंगे। तो अगर किसी लाइबिलिटी का सेटलमेंट कोई एसेट देकर किया जा रहा है, कोई लाइबिलिटी है जिसका सेटलमेंट क्या कर रहे हैं, अपन कोई एसेट देके कर रहे हैं, तो उसकी अपन कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे, राइट। सेकंड केस, अब इसके बाद भी मतलब तीन चीजें हो गई, या तो एसेट सेल होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, या तो एसेट पार्टनर टेक ओवर करेगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, और तीसरी चीज एसेट के लिए क्या गिवन होगी कि एसेट इज गिवन टू सम लायबिलिटी फॉर इन सेटलमेंट, तो उसकी अपन कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई एसेट रह जाता है जिसके लिए क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रहा, तो बस उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके छोड़ देना है, ये मानते हुए कि उस एसेट की जीरो रियलाइजेबल वैल्यू है, कि उस एसेट की जीरो रियलाइजेबल वैल्यू है। अगर कोई ऐसा एसेट बच जाए जिसके लिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा कि ये कितने में सेल हुआ, क्या इसको किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया क्या, या किसी लायबिलिटी को दिया क्या, मतलब उस एसेट के कोई एक ऐसा एसेट है जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है नीचे, इसका क्या हुआ, तो आपको उसका कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे इसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके छोड़ देंगे, ये मानते हुए कि इस एसेट की जीरो रियलाइजेबल वैल्यू है। तो ये तो बात हो गई किसकी, एसेट्स के सेटलमेंट की। अब अपन बात करते हैं लायबिलिटीज की। तो क्वेश्चन में लिखा होगा, क्या लिखा होगा कि इस लायबिलिटी को अपन ने इतना पेमेंट किया, इसको इतना ज्यादा किया या इसको इतना कम पेमेंट किया, ऐसे क्वेश्चन में नीचे गिवन होगा कि क्रेडिटर्स आर पेड 5% मोर, बिल्स पेबल आर पेड 2% लेस, इस तरीके से क्वेश्चन में लिखा होगा। तो लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री क्या पास होगी, लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लायबिलिटीज पेड, जो भी लायबिलिटीज आपने पे कर दी उनको आप यहां पे लिखोगे। क्या एंट्री करेंगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जो भी लायबिलिटीज आपने पे करी है वो लायबिलिटीज का पेमेंट यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है। कई बार कोई लायबिलिटी आपका पार्टनर टेक ओवर कर लेता है, इफ लायबिलिटी इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो उस कंडीशन में एंट्री क्या होगी, अगर आपकी लायबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, सपोज करो बी टेक ओवर कर रहा है, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बी कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। तो एंट्री क्या करी, रियलाइजेशन टू बी कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और बी ने लिए तो यहां पे आ जाएगा जो भी पार्टनर ने लायबिलिटी टेक ओवर करी है वो। तो अगर कोई पार्टनर अगर किसी लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन उसके बाद सपोज करो अभी जो मैंने आपको बताया, किसी लायबिलिटी का सेटलमेंट, कोई लायबिलिटी है उसका सेटलमेंट अपन कैसे कर रहे हैं, अपना कोई एसेट देकर देन उस लायबिलिटी का अपन सेटलमेंट कर रहे हैं। इन दैट केस नो जर्नल एंट्री विल बी पास, केवल उस लायबिलिटी को अपन रियलाइजेशन में तो करेंगे ट्रांसफर, लेकिन वो जो सेटलमेंट हो रहा है, वो जो लायबिलिटी का सेटलमेंट किया एसेट देकर, अपना एसेट देकर, उसकी हम कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। अब ये सब करने के बाद अगर ऐसी कोई लायबिलिटी है जिसके पेमेंट के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, तो उसको छोड़ना नहीं है, आप उस लायबिलिटी का बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट करोगे।
अगर नीचे इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी लाइबिलिटी है जिसके सेटलमेंट के, जिसके पेमेंट के बारे में, जिसके सेटलमेंट के बारे में नीचे इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है आपको क्वेश्चन में, तो उस लाइबिलिटी को छोड़ना नहीं है, आप उसका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू पेमेंट करेंगे। यानी जब अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, जब अपन एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, तो पूरा क्वेश्चन होने के बाद, पूरा क्वेश्चन खत्म होने के बाद आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, क्या सारी लाइबिलिटीज का सेटलमेंट हो गया, क्या सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया क्या। और अगर आपको दिख रहा है कि ऐसी लाइबिलिटी है जिसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अभी तक उसका आपने पेमेंट नहीं किया है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसका आप बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। आप उसका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। और क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या होगा, पेमेंट होगा। समझ में आ गई बात। तो अगर कोई लाइबिलिटी है जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका बुक वैल्यू टू बुक वैल्यू क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, राइट। ये करने के बाद कई बार, अच्छा अब ये सब अपन जो डिसोल्यूशन वगैरह करते हैं, ये जो डिसोल्यूशन आप कर रहे हो, इसमें कई बार कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अपन बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। ये जो आपने अपने एसेट वगैरह को सेल करा या लाइबिलिटीज का पेमेंट करा, तो कई बार कुछ खर्चे होते हैं, तो उन एक्सपेंसेस को अपन बोलते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो उन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की जर्नल एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, जो भी एक्सपेंसेस आपने पे करें, जो भी डिसोल्यूशन या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करें वो आएंगे। एंट्री क्या करी, पे करने की रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी एक्सपेंसेस आपने पे करें वो एक्सपेंसेस यहां पे आ जाएंगे, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, किसी पार्टनर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, आपका कोई पार्टनर है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि तुम्हें इन असेट्स को इतने में सेल करना है, इसको इतने में सेल करना है, और असेट्स को सेल करने में जो तुम मेहनत करोगे, ये असेट्स को सेल करने में जो तुम अपने एफर्ट्स लगाओगे, इसके अगेंस्ट में हम जितने भी रुपए में असेट सेल होंगे, जितने भी अमाउंट में असेट सेल होंगे, उस अमाउंट में हम तुम्हें इतना परसेंट क्या करेंगे, कमीशन देंगे या रेम्युनरेशन देंगे। तो अगर किसी पार्टनर को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काई की असेट को सेल करने की, तो उन असेट्स को सेल कर और उसके बदले में उसको अपन कोई कमीशन अगर पे कर रहे हैं, कोई रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज करो ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसके बदले में हम ए को क्या कर रहे हैं, कमीशन या रेम्युनरेशन पे कर रहे हैं, राइट। अब ये सब करने के बाद, ये मैक्सिमम चीजें जो हो सकती हैं, ये सब करने के बाद अब अपन इसका इन सबको बैलेंस करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो आपके रियलाइजेशन अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, सो क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और उस प्रॉफिट को, जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रही है इधर, इसको अपन क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट ए का और बी का। और अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। एंड डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज नोन एज लॉस ऑन रियलाइजेशन,
इज नोन एज लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो अगर आपके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, तो डेबिट बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन इज नोन एज लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो इस लॉस को आप क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप यहां लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री पास होगी, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये लॉस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये आपका, ये तो क्लोज हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल, सपोज करो ये जैसे ए है, तो ए के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है ये कहलाएगा टू बैंक अकाउंट। इसको बोलेंगे फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट मतलब अगर किसी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब ये फाइनली हमें पार्टनर को पे करना है। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय एज कैपिटल अकाउंट जो भी ए को पे करा। और अगर जैसे बी है, तो बी के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का कम है, तो बी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इधर आ रहा है बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब है इससे पैसा मंगवाना है। तो यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये कहलाएगी फाइनल रिसिप्ट। ये क्या कहलाएगी, फाइनल रिसिप्ट फ्रॉम पार्टनर। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बी कैपिटल अकाउंट, जो भी फाइनल रिसिप्ट पार्टनर से हुई है। और यहां तक अगर सब कुछ सही किया होगा आपने, तो ये जो बैंक या कैश अकाउंट आपने बनाया है, इसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या होगा, इक्वल आएगा। तो ये होता है किसमें, डिसॉल्यूशन में। समझ में आई बात।